हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य सागर पर। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जीआरएफ की परीक्षा जून 2021 की द्वितीय पाली की। इसके पहले हमने प्रथम पाली का आंसर सॉल्व किया था। आज हम द्वितीय पाली में देखते हैं क्या आया था। व्याख्या के साथ देखेंगे क्योंकि व्याख्या में से ही बहुत सारे क्वेश्चन नए नए उठाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। राजशेखर, भट्टनायक, विश्वनाथ, अभिनव गुप्त। हो जाएगा इसका ए का 4। राजशेखर काव्य मीमांसा, भट्टनायक हृदय दर्पण, विश्वनाथ साहित्य दर्पण, अभिनव गुप्त अभिनव भारती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, नंदुलारे वाजपेयी के संबंध में सही है। नंदुलारे वाजपेयी के बारे में कौन सा कथन इसमें सही है? नंदुलारे वाजपेयी ने प्रसाद पंत और निराला को छायावाद की बृहत्त्रयी के रूप में प्रतिष्ठित किया। नंदुलारे वाजपेयी ने रामचंद्र शुक्ल की लोकमंगलपरक आलोचना दृष्टि का समर्थन किया। ऑप्शन 3 है, नंदुलारे वाजपेयी छायावादी अथवा स्वच्छंदतावादी आलोचक थे। नंदुलारे वाजपेयी छायावाद के रागात्मक प्रभाव से प्रभावित थे। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, पहला और तीसरा। पहला है, नंदुलारे वाजपेयी ने प्रसाद पंत और निराला को छायावाद की बृहत्त्रयी के रूप में प्रतिष्ठित किया था। और तीसरा है, नंदुलारे वाजपेयी छायावादी तथा स्वच्छंदतावादी आलोचक थे। यही दोनों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। अंधेर नगरी, अंधा युग, ध्रुव स्वामिनी, आगरा बाजार। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर यहाँ पे दिया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अंधेर नगरी नाट्य शैली ये है प्रहसन, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है। अंधा युग गीत नाट्य, धर्मवीर भारती। ध्रुव स्वामिनी समस्या मूलक नाटक, जयशंकर प्रसाद। आगरा बाजार लोक नाट्य शैली, हबीब तनवीर। क्वेश्चन नंबर 4 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है? किस निबंध संग्रह में संकलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कल्पलता। इसका व्याख्या देख लेते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के कल्पलता 1951 ईस्वी निबंध संग्रह में संकलित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य निबंध हैं अशोक के फूल 1948 और कुटुज 1964, आलोक पर्व 1972, साहित्य सहचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साहित्य सहचर पूछ लेगा किसका है तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1965। विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पूछ लेगा व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, बादल को घिरते देखा है कविता से संबंधित सही तथ्य हैं। ऑप्शन है, नागार्जुन
नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था। नागार्जुन बादल कल्पना प्रसूत नहीं है। इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है। इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूसरा और चौथा। दूसरा क्या है? नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है। और चौथा है इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक है। ऑप्शन है अभिनव भारती, काव्य कौतुक, व्यक्ति विवेक, श्रृंगार प्रकाश। राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार प्रकाश। भोजराज की पुस्तक है श्रृंगार प्रकाश। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भोजराज की पुस्तक का नाम श्रृंगार प्रकाश है। इनका अन्य ग्रंथ है सरस्वती कंठाभरण। इनका समय 11वीं शताब्दी। भोजराज का समय है 11वीं शती और जन्म स्थान मालवा है। मालवा। अभिनव भारती आचार्य अभिनव गुप्त की टीका है। इसे नाट्यवेद विवृत भी कहा जाता है। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट राजानक की पुस्तक है। इनका समय 11वीं शती पूर्वार्ध एवं जन्म का कश्मीर है। काव्य कौतुक भट्टौत का ग्रंथ है जिस पर अभिनव गुप्त ने काव्य कौतुक विवरण नाम से टीका लिखा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमेशा ही बनता है। आप अपना समय जहाँ भी लगाएंगे आपको फायदा जरूर होगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य है। ऑप्शन है घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं को मार्मिक चित्र खींचे हैं। घनानंद ने सिर्फ कवित्व सवैयों की रचना की। घनानंद के यहाँ प्रेम विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता और परमेश्वर भी। घनानंद की कविता अभिधा मूलक है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, पहला और तीसरा। पहला, घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं का मार्मिक चित्र खींचे हैं। तीसरा, घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्रणाली भी हो सकता है और परमेश्वर भी। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। घनानंद की कविता के संदर्भ में सही तथ्य है, घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे तथा घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्रणाली भी हो सकता है और परमेश्वर भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ऑप्शन है सकटार, महाराष्ट्री, धातुसेन, गोवर्धन दास। इसमें पात्र पूछे गए हैं, किसे लिया गया है, तो इसका मिलान करना है कोड में। सकटार हो जाएगा सकटार चंद्रगुप्त, महाराष्ट्री भारत दुर्दशा, धातुसेन स्कंदगुप्त, गोवर्धन दास अंधेर नगरी। ओके, अगर आपको इसमें देख लीजिए, सिर्फ अगर गोवर्धन दास आपको पता है कि अंधेर नगरी से लिया गया है तो यहाँ पे डी का 1 पहले एक ही जगह सिर्फ दिया है, इसे भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम लगाने के लिए पहला अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, चंद्रगुप्त। इसमें हो जाएगा पहले कौन सा है? राजश्री, उसके बाद है अजात शत्रु, फिर स्कंदगुप्त, उसके बाद है ध्रुव स्वामिनी।
ध्रुव स्वामी, ये तीसरे पे है। ओके, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले है राजश्री, फिर अजातशत्रु, फिर स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी। इसका हम समय देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है राजश्री 1915, अजातशत्रु 1922, स्कंदगुप्त 1928, ध्रुव स्वामी 1933। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक हैं सज्जन 1910, कल्याणी, परिणय 1912, करुणालय 1912, प्रायश्चित 1913, विशाख 1921, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926, कामना 1927, एक घूट 1930, चंद्रगुप्त 1931। ये सभी जयशंकर प्रसाद के नाटक थे। क्वेश्चन नंबर 10 है अभिकथन और कारण है। अभिकथन है फ्रायड मानते हैं कि कभी मनोरोगी होता है क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं हैं भावपरक, संस्कृतनिष्ठ, तर्कपूर्ण, युग विशेष का आभास देने वाली, चिंतन प्रधान। मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषता इसमें से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरा और तीसरा। मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषता है संस्कृतनिष्ठ, तर्कपूर्ण और युग विशेष का आभास देने वाली। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषता है संस्कृतनिष्ठ, तर्कपूर्ण एवं युग विशेष का आभास देने वाली। मेरी तिब्बत यात्रा सन 1937 में राहुल सांस्कृत्यायन ने यात्रा साहित्य के रूप में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12 है शिवशंभु के चिट्ठे किसको संबोधित हैं? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन। शिवशंभु के चिट्ठे लॉर्ड कर्जन को संबोधित हैं। बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1904-5 में भारत मित्र पत्रिका में शिवशंभु के चिट्ठे शीर्षक से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके इस निबंध को लिखा। क्वेश्चन नंबर 13 है बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं। इसमें से पात्र का चयन करना है। कौन सा बाणभट्ट की आत्मकथा से लिए गए हैं? राजकुमारी, चंद्र दीक्षित, सुचरिता, पत्रलेखा, रीतम भरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। राजकुमारी, चंद्र दीक्षित जो कि बाणभट्ट की आत्मकथा की, और सुचरिता। ओके, अगला है कुछ इसका हम व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का पात्र राजकुमारी, चंद्र दीक्षित और सुचरिता हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा लिखा गया है, जिसके विषय में पात्र बाणभट्ट निपुणिका है। प्रेम का उदितकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कमलेश्वर के कहानी संग्रह है। इसमें भी कहानी संग्रह का चयन करना कौन सा कमलेश्वर का है? तो बिरादरी बाहर, राजा निर्वसिया, ठसक, कस्बे का आदमी। इसमें से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और चौथा।
कमलेश्वर की कहानी है संग्रह है राजा निर्वंशिया और कस्बे का आदमी। कमलेश्वर के कहानी संग्रह राजा निर्वंशिया 1957 ईस्वी, कस्बे का आदमी 1958। कमलेश्वर के अन्य कहानी संग्रह हैं खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1973, आजादी मुबारक 2002 ईस्वी। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्या है? परिंदे कहानी के पात्र हैं। परिंदे कहानी के पात्र हैं रिचर्ड, डॉक्टर मुखर्जी, रामधन, मिस्टर हावर्ड। तो परिंदे कहानी के पात्र कौन है? डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर हावर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा और चौथा। परिंदे कहानी के पात्र डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर होवर्ड हैं। परिंदे 1960 ईस्वी कहानी संग्रह है। कहानीकार निर्मल वर्मा है। नामवर सिंह ने परिंदे कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना। मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लीजिए यहाँ पे, परिंदे कहानी को प्रथम कहानी किसने माना है? तो नामवर सिंह ने। रिचर्ड भी साहनी के उपन्यास तमस 1973 का पात्र है। रामधन मिश्र मुंशी प्रेमचंद के पंच परमेश्वर कहानी का पात्र है रामधन। क्वेश्चन नंबर 16 है, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। उपर्युक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के बीच हुआ है? मेहता और मालती, खन्ना और गोविंदी, मिर्जा खुर्शेद और मेहता, राय अमरपाल सिंह और मालती। राइट आंसर हो जाएगा मेहता और मालती। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो कथन है मेहता और मालती का। ओके, गोदान उपन्यास के बारे में थोड़ा सा और हम देख लेते हैं इसका व्याख्या। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। यह संवाद गोदान उपन्यास में मेहता और मालती के बीच है। गोदान 1936 ईस्वी मुंशी प्रेमचंद ने लिखा और उपन्यास के अन्य पात्र हैं होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, राय साहब, खन्ना, दाता दिन, गोविंदी आदि। इस उपन्यास में किसान जीवन की महागाथा और ऋण कर्ज की समस्या का बृहद अंकन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? इसमें पूछ लिया गया है कौन सा नहीं है। तो रत्तो, नत्थु, रिचर्ड्स, हयात, वक्स। तमस का पात्र इसमें नहीं है रत्तो तमस उपन्यास का पात्र नहीं है। भीष्म साहनी के तमस 1973 उपन्यास के पात्र रिचर्ड्स, नत्थु, हयात, वक्स, वानप्रस्थ, लीजा, जनरल सिंह, हरनाम, बंतो, लक्ष्मी नारायण, नूरी इलाही, मोहन आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, संस्कृत के 4 अध्याय में दिनकर ने रविन्द्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। राष्ट्र कवि के रूप में, नवोत्थान के कवि के रूप में, भारतीय कवि के रूप में, सामासिक संस्कृत के कवि के रूप में। संस्कृत के 4 अध्याय में दिनकर ने रविन्द्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को किया है नवोत्थानक के कवि के रूप में। ओके, संस्कृत के 4 अध्याय निबंध में दिनकर ने रविन्द्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को नवोत्थान के कवि के रूप में आख्यायित किया है। इस निबंध पर रामधारी सिंह दिनकर को 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। रामधारी सिंह दिनकर को
संस्कृत के 4 अध्याय पर पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। दिनकर जी ने भारत के सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बांटकर लिखने का प्रयत्न किया, जो भारतीय संस्कृत का एक सर्वेक्षण है। संस्कृत के 4 अध्याय निबंध का प्रकाशन 1946 ईस्वी में साहित्य अकादमी में हुआ है। अगला है जन्म काल के अनुसार कवियों का सही क्रम। लुईपा, स्वयंभू, हेमचंद, पुष्पदंत। तो पहले कौन है? इसमें हो जाएगा स्वयंभू, उसके बाद है लुईपा, फिर पुष्पदंत, उसके बाद हेमचंद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से चतुर्भुज दास के संबंध में सही है। कुंभन दास के पुत्र थे, इनकी भाषा तत्सम प्रधान थी, इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, हितजो को मंगल इनकी काव्य कृत है। इसमें से चतुर्भुज के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और चौथा। पहला है कुंभन दास के पुत्र थे, चतुर्भुज दास कुंभन दास के पुत्र थे। अगला है हितजू को मंगल इनकी काव्य कीर्ति है, चतुर्भुज दास की। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ओष्ठ, दंत, कंठ, तालब। ये तो पूछा ही जाता है कौन सा किसका है। तो ओष्ठ है, ओष्ठ, पावर, दंत, तावर, कंठ, गा, तालब्य, चा वर्ग। ओके। अगला है ग्रंथों का सही अनुक्रम है। रिपब्लिक, माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, एसेज, एशिएंट एंड मॉडर्न। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, रिपब्लिक, फिर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, एसेज, एशियन एंड मॉडर्न, फिर माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अगला है रामचंद्र शुक्ल से, जो कि हमेशा रामचंद्र शुक्ल छूट जाए तो हो ही नहीं सकता, इनको जरूर ही पूछा जाता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई है केवल कवित्व के रचयिता, हिंदी के प्रथम महाकवि, केवल दोहा और तोमर के रचयिता, व्याकरण में पारंगत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई के तथ्य हैं जो रामचंद्र शुक्ल माने हैं। दूसरा है हिंदी के प्रथम महाकवि, इन्होंने माना है चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि, और व्याकरण में पारंगत। इसका हम देख लेते हैं व्याख्या। रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई हिंदी की प्रथम महाकवि एवं पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। शुक्ल जी के अनुसार चंद्रवरदाई व्याकरण में पारंगत हैं। छप्पय इनका निजी छंद है। शिव सिंह सेंगर ने चंद्रवरदाई को छप्पय का राजा कहा है, शिव सिंह सेंगर ने। इनकी अधूरी कृति है पृथ्वीराज रासो को इनके पुत्र जल्हड़ ने पूरा किया। पूछ लेगा पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया था? पृथ्वीराज रासो के पुत्र जल्हड़ ने। क्वेश्चन नंबर 24 है, म्यारा हरि गिरधर गोपाल दूसरा न कुया दध मथ धृत काढ़ लया डार दया छुआ। उक्त पंक्तियां छुआ का अर्थ है छार, मथानी, मट्ठा, मक्खन। इसका अर्थ हो जाएगा मट्ठा। छुइया का अर्थ है मट्ठा।
क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक हैं। वाल्तेयर, हेरोदोतम, बिको, कांट। तो इतिहास दर्शन से इसमें कौन से संबंधित विचारक हैं? वाल्तेयर। क्वेश्चन नंबर 26 है, चंपादीप किस कहानी में आया है? दुलाई वाली, आकाशदीप, पिता, ग्रेन। तो चंपादीप किस कहानी में आया है? आकाशदीप। राइट आंसर हो जाएगा आकाशदीप। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। चंपादीप आकाशदीप कहानी में आया है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह है। प्रसाद की अन्य कहानी संग्रह है छाया, प्रतिध्वनि, आधी, इंद्रजाल। दुलाई वाली 1907 बंग महिला की कहानी है। ग्रेन कहानी अज्ञेय की तथा पिता 1965 ज्ञान रंजन की है। ओके, अगला है, मैत्रेयी पुष्पा ने के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है? चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी, ईदम। तो राइट आंसर हो जाएगा चाक। चाक 1997 ईस्वी में उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा ने ब्रज क्षेत्र के जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। मैत्रेयी पुष्पा के अन्य उपन्यास हैं झूला नट 1999, अलमा कबूतरी 2000 ईस्वी, ईदम 1994, कहे ईश्वरी फॉग 2004, गुनाह बेगुनाह बिजन, त्रियाहट, बेतवा बहती रही, स्मृत देश। ये सब मैत्रेयी पुष्पा की हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा कॉलेरिज का ग्रंथ नहीं है? द टेबल टॉप, लेटर्स, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, एलिजाबेथन एसेज। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए और डी दोनों नहीं हैं। ए और डी। अगला क्वेश्चन है असाध्य बीड़ा से। असाध्य बीड़ा अज्ञेय की किस कविता संग्रह में है? असाध्य बीड़ा बांवर अहेरी, इंद्रधनु रौदे हुए, अरे ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार। असाध्य बीड़ा किस कविता संग्रह में है? तो आंगन के पार द्वार। असाध्य बीड़ा अज्ञेय के आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी कविता संग्रह में संग्रहित है। अज्ञेय की अन्य कविताएं हैं बांवर अहेरी 1954, इंद्रधनुष रौदे हुए 1957, अरे ओ करुणा प्रभा में 1959। क्वेश्चन नंबर 30 है, अखिया हरि दर्शन की भूखी, बारक वह मुख फेर दिखाओ, दुहि पै पीवत पतूखी। उक्त पद में पतूखी का अर्थ है, पतूखी का अर्थ है साग सब्जी, पकवान, पेय पदार्थ, पत्ते का दोना। देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन अब बन रहे हैं, पंक्ति दे दी है उसमें से उसका अर्थ। पतूखे का अर्थ है पत्ते का दोना। इसमें अभिकथन दिया है और कारण। मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम को मानता है। कारण है क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, आत्मा की आंखें, चुका भी हूं नहीं मैं, कुकुर मुत्ता। तो किसका है? ये कभी से मिलान करना है इसको। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां रघुवीर सहाय, आत्मा की आंखें रामधारी सिंह दिनकर,
चुका भी हूँ नहीं मैं, ये हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह, कुकुरमुत्ता, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है कबीर कूता राम मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खैचे तित जाऊं। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है? आत्मसमर्पण, दीनता, मान, कुंठा। इसमें क्या है क्वेश्चन है, इसे पंक्ति से ही पता दे रहा है, आत्मसमर्पण। उपरोक्त दोहे में आत्मसमर्पण की मानसिकता व्यक्त हुई है। प्रस्तुत दोहा भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा प्रतिनिधि कवि कबीर दास द्वारा रचित है। कबीर अरबी भाषा का शब्द है। कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान या श्रेष्ठ। क्वेश्चन नंबर 34 है, सूची को प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम लगाना है। कृष्णा सोबती के उपन्यासों का समय, सरगम, ए लड़की, मित्रों मर जानी, सूरजमुखी, अंधेरे के। तो इसका क्रम हो जाएगा मित्रों मर जानी, उसके बाद सूरजमुखी अंधेरे के, फिर ए लड़की, फिर समय सरगम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे अभिकथन और कारण दिया है। अभिकथन है कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है। कारण क्योंकि कल्पना काव्य में साध्य है। तो इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 है, महादेवी वर्मा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? महादेवी वर्मा के बारे में रामचंद्र शुक्ल क्या बोले? महादेवी के गीतों की मूलाधार मिलन सुख है। छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा की रहस्यवाद के अंतर्गत है। महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है। महादेवी के गीतों में वास्तविक अनुभूतियां, रमणीय कल्पना नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा। महादेवी के छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत हैं। और तीसरा है महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है। अगला है लक्ष्मा। लक्ष्मा किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन है पुरस्कार, कोशी का घटवार, पिता, परिंदे। लक्ष्मा कोशी का घटवार का पात्र है। इसमें पुरस्कार जयशंकर प्रसाद है, परिंदे निर्मल वर्मा। अगला है जिंदगी नामा से। जिंदगी नामा उपन्यास में ऑप्शन है 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीण के जीवन का चित्रण है। ऑप्शन 2 है महानगरवासी उच्च मध्यवर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण है। परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोग में आक्रांत कर दिया है। विवाहोत्तर संतान और उसकी स्वीकृति का प्रश्न वर्णित है। जिंदगी नामा में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और तीसरा। 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। और तीसरा क्या है? परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोग में से आक्रांत कर दिया है। 39 नंबर है, आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है। ऑप्शन है तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या, समकालीन राजनीतिक परिदृश्य, राजनीति में प्रविष्ट मूल्यहीनता, दाम्पत्य संबंध का विघटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और चौथा। तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या जो कि आपके बंटी से है, और दाम्पत्य संबंध का विघटन।
इसका व्याख्या देख लेते हैं। आपका बंटी 1971 ईस्वी में अपने ढंग का अकेला उपन्यास है। इस उपन्यास में आज के मध्यवर्गीय समाज में तलाक की समस्या, दाम्पत्य जीवन के तनाव के कारण तलाकशुदा दंपतियों के बच्चों की मनोवैज्ञानिकता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। मन्नू भंडारी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास महाभोज 1979 के बल पर अच्छे ख्याति अर्जित की है। यह एक राजनीतिक उपन्यास माना गया है। ओके, इसका परिवेश वैयक्तिक तथा पारिवारिक ना होकर सामाजिक है, अतः आपका बंटी उपन्यास का कथ्य विकल्प 1 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ऑप्शन है, चुनाव जीतने की 3 तरकीबों में एक रामनगर वाली, दूसरी नेवादा वाली और तीसरी महिवालपुर वाली। दूसरा है, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। सबसे पहले तुम सच इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई या कि तुम सबसे ताजी स्मृति हो। समूचा आर्यावर्त रक्त कदम से पिछलित होने जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा, इसका हम मिलान करते हैं। पहले चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं, एक रामनगर वाली, दूसरी नेवादा वाली और तीसरी महिवालपुर वाली। तो ए का हो जाएगा रूपन बाबू। छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। ये किसका है? होरी का कथन है। सबसे पहले तुम सच इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई या कि तुम सबसे ताजी स्मृति हो। यह किसका है? शेखर शशि से कहता है। समूचा आर्यावर्त रक्त कदम से पिछल होने जा रहा है। डी का तीसरा लोरिक देव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41 है, गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? गंगोली, बेलारी, सेमरी, मेरीगंज। तो राइट आंसर हो जाएगा सेमरी और बेलारी। इसका व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि गोदान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन जरूर ही बनता है। तो चलिए देखते हैं व्याख्या। गोदान उपन्यास में सेमरी और बेलारी गांव को केंद्र में रखकर कथा वर्णित की गई है, जबकि आधा गांव में गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है तथा वर्णन किया गया है। तथा मैला आंचल उपन्यास में बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज को केंद्र बनाया गया है। यहाँ देखिए मैला आंचल का पूछा जाता है कि मैला आंचल उपन्यास में किस जिले का वर्णन है, तो मेरीगंज को केंद्र में रखकर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीतिकाल से भी कुछ बढ़ी चढ़ी। यह किसका कथन है? नंद किशोर नवल, मुक्तिबोध, बाबू गुलाब राय, मलयज। राइट आंसर हो जाएगा बाबू गुलाब राय। ओके, अगला है 43 नंबर का, कर रही लीला में आनंद महाचित्र सजग हुई सी व्यक्त विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी से सब होते अनुरक्त। शिव की कौन सी 3 शक्तियों को महाचित कहा गया है? इच्छा ज्ञान स्मृति, कामना ज्ञान स्मृति, इच्छा ज्ञान क्रिया, इच्छा भ्रांत क्रिया। किसको कहा गया है? ऑप्शन सी इच्छा ज्ञान क्रिया। इच्छा ज्ञान क्रिया शिव की 3 शक्तियों की महाचित कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? अग्नि,
आज्ञा, भ्राता, किसान। राइट आंसर हो जाएगा किसान। तत्सम नहीं है या तद्भव है। किसान शब्द तत्सम नहीं है यह तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप होगा कृषक होगा, जबकि अग्नि, भ्राता और आज्ञा तत्सम शब्द है। 45 है कुछ सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान। यहाँ पे पात्र और उपन्यास पूछा गया है। किससे है? लाला मदन मोहन, रामकिशुन बाबू, मंगल जुबेर। लाला मदन मोहन परीक्षा गुरु, रामकिशुन बाबू मैला आंचल, मंगल गोदान, जुबेर झूठा सच। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46 है आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया। यह कथन किस आलोचक का है? नामवर सिंह, रमेश कुंतल मेघ, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। राइट आंसर हो जाएगा नामवर सिंह। इसका व्याख्या देख लेते हैं। अंधेरे में एक लंबी कविता है। विभिन्न आलोचकों ने इसे विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा, जो इस प्रकार है। रामविलास शर्मा ने इसे अपराध भावना का अनुसंधान तथा आरक्षित जीवन की कविता कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या कहा है? अंधेरे में के लंबे खंडों में कवि की समस्या है समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का अभिज्ञान। रचना कैसे बाहर से अंदर आती है और फिर कैसे बाहर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है। इंद्रनाथ मदन ने इसे आत्म संशोधन का अनुसंधान कहा है। क्वेश्चन नंबर 47 है निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? किसका नाम उपनाम हितैषी है? तुलसी राम शर्मा, अनूप शर्मा, गोपाल शरण सिंह, जगदम्बा प्रसाद। किसका नाम हितैषी है? तो जगदम्बा प्रसाद। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। जगदम्बा प्रसाद मिश्र 1895 ईस्वी, निधन 1957 ईस्वी का, जब मुरादाबाद उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका उपनाम हितैषी है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मातृगीता, कल्लोलिनी, वैकाली दर्शना आदि। क्वेश्चन नंबर 48 है भारतीय युग के प्रमुख निबंधकार हैं पदम सिंह शर्मा, श्याम बिहारी मिश्र, काशीनाथ खत्री, राधाचरण गोस्वामी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काशीनाथ खत्री और राधाचरण गोस्वामी, जो कि भारतीय युग के निबंधकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? आधार और अधिरचना, प्रतिनिधि पात्र, वर्ग संघर्ष, यांत्रिक भौतिकवाद। चिंतन के पक्ष मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक भौतिकवाद। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है? ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और आशुफलदायिनी है। कलयुग में असंतों की संगीत लाभदायक होगी। कलयुग में मनुष्य वर्ण धर्म और आश्रम पालन करने वाले होंगे। कलयुग में लोग लोभ स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला और चौथा। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को
कहा अधिक सुसाद और आशुफल दायनी कहा है तथा कलयुग में लोग स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता गुरु का अनादर करेंगे। रामचरितमानस में तुलसीदास केवल कवि रूप में ही नहीं उपदेशक के रूप में भी समान आते हैं, अतः पहला और चौथा सही है। रामचरितमानस को मानव समाज का दर्पण कहा जाता है। यहाँ पे देखिए रामचरितमानस को मानव समाज का दर्पण कहा जाता है। इसमें कुल 7 कांड हैं जो इस प्रकार से हैं। क्रम से लगाने के लिए भी यहाँ पे ध्यान दीजिए, कांडों का नाम दे देगा और क्रम लगाने को बोलेगा। तो पहला है बालकांड, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही क्रम है। बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, सवा सेर गेहूं, प्रेरणा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कहानियों का सही क्रम है पंच परमेश्वर, फिर बूढ़ी काकी, उसके बाद है सवा सेर गेहूं, फिर प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सी नंददास की कृति नहीं है? रूपमंजरी, मानमंजरी, विरह मंजरी, कवि प्रिया। कवि प्रिया राइट आंसर हो जाएगा। कवि प्रिया नंददास की कृति नहीं है। नंददास की रचनाएं रूपमंजरी, विरह मंजरी, मानमंजरी हैं। कवि प्रिया केशवदास की रचना है। इसका समय 1601 ईस्वी है। केशवदास की अन्य रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता आदि। क्वेश्चन नंबर 53 है, संस्कृत के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था? अरबी, उर्दू, फारसी, हिंदी। राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। संस्कृत के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था? हिंदी भाषा में। 54 नंबर है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? 22, 24, 23, 25। तो राइट आंसर हो जाएगा 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है। अगला है, निम्नलिखित में से यह कथन इष्टाभिधेय वक्रोक्तिष्ठा वाचाम अलंकृत किसका है? भामा, उद्भट, दंडी, वामन। राइट आंसर हो जाएगा ये भामा का है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम है इंद्रजाल, ग्राम, आकाशदीप, गूदड़, साई। तो हो जाएगा इनका पहले नंबर पे है ग्राम, फिर है गूदड़, साई, फिर आकाशदीप, इंद्रजाल। अगला है, इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी, अगर वह कविता भावावेशपूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति को जाने पर मेरी छठी हो जाती। यह उद्धरण निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? डबरे पर सूरज का बिंब, तीसरा क्षण, हाशिए पर कुछ नोट्स, एक लंबी कविता का अंत। राइट आंसर हो जाएगा एक लंबी कविता का अंत। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्री लाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। विश्रामपुर का संत, सोनी घाटी का सूरज, मकान, पहला पड़ाव। तो पहले है सोनी घाटी का सूरज, मकान, पहला पड़ाव, फिर विश्रामपुर का संत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका हम समय भी देख लेते हैं। सोनी घाटी का सूरज 1957, मकान 1976, पहला पड़ाव 1987, विश्रामपुर का संत 1998।
प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम: हानुश, आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे। तो इसमें पहले कौन सा हो जाएगा? आषाढ़ का एक दिन, उसके बाद लहरों का राजहंस, फिर आधे अधूरे, उसके बाद हानुश। प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम है: आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों का राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969, हानुश 1977। और व्याख्या देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश के अष्टघोष के महाकाव्य सौंदर्यानंदन के आधार पर किया है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मील का पत्थर, आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटक हैं। हानुश नाटक भीष्म साहनी के हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान। राष्ट्रपति का आदेश, संसद की राज्यसभा समिति का सुझाव, राजभाषा अधिनियम, संकल्प। तो राष्ट्रपति का आदेश 1955, संसद की राजभाषा समिति के सुझाव 1959, फिर राजभाषा अधिनियम 1963, संकल्प 1968। अगला है भारत दूरदर्शा से। भारत दूरदर्शा के बारे में कौन से विचार सही है? इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया की स्तुति से हुआ है। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। यह विचार प्रधान नाटक है। इसमें अंग्रेजी राज में भारत के विकास की बात की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरा और तीसरा। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। यह विचार प्रधान नाटक है। ये दोनों सही हो जाएगा। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं, जो कि इसके पूरे अंकों 6 अंक हैं भारत दूरदर्शा में। सबके बारे में विस्तार से जान लेते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी भी अंक से क्वेश्चन बनेगा। भारत दूरदर्शा के बारे में सही विचार है कि हिंदी का पहला राजनीतिक तथा विचार प्रधान नाटक है। भारत दूरदर्शा भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक माना जाता है। इसमें भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण व अंग्रेजी राज की अप्रत्यक्ष निंदा की गई है। भारत दूरदर्शा 1880 ईस्वी में रचित भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाट्यरसक नाटक है। इसमें कुल 6 अंक हैं। प्रथम अंक स्थान वीथी, द्वितीय अंक इस अंक में दीन भारत बिलख बिलख कर अपनी दुर्दशा का वर्णन करके मूर्छित हो जाता है। दूसरे अंक में तीसरा अंक इस अंक में भारत दुर्दैव भारत की दुर्दशा और अपनी सफलता पर प्रसन्न होता है। तीसरे अंक में चौथा अंक इस अंक में पुनः भारत दुर्दैव रोग, आलस, मदिरा, अहंकार की सहायता से भारत की रही सही दशा को भी नष्ट करने की योजना बनाता है। पंचम अंक है। 5वें अंक में 7 सभ्यों की कमेटी भारत दुर्दैव से भारत की रक्षा के उपायों का विचार करती है। 6ठा अंक में भारत भाग को जगाने का प्रयत्न करता है। नाटक का प्रमुख उद्देश्य है तत्कालीन भारत की दुर्दशा को दिखाना एवं दुर्दशा के कारणों को कम कर दुर्दशा करने वालों का यथार्थ चित्र उपस्थित करना है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, बीती विभावरी जागरी,
ए जो जमुना के से कछार, पंद फटे बीबाई के उधार, इस धारा का सी जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का संगम। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। डी में क्या है देख लेते हैं। डी में है एका कीर का प्रिय आज पिंजर, एक दूसरा स्त्री जागृत, स्त्री जागृत, बीती विभावरी जागरी, बी का पहला जागरण गीत, ये जमुना के छार फट फंदे विवाई के उधार, सामाजिक विसंगत, इस धारा शाही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का संगम, दार्शनिकता। अगला है ध्रुव स्वामी। ध्रुव स्वामी के प्रतिपाद हैं। पहला है स्त्री पुरुषार्थ का ढोंग ना करे, विश्व भर में सब काम सबके लिए नहीं है, प्रेम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली स्त्रियां सभी कभी असहाय नहीं होती हैं। स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार ना करे, स्त्री को अपने चुनाव का निर्णय करने की स्वतंत्रता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तीसरा और चौथा। तीसरा क्या है, स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति ना समझकर अत्याचार ना करे, स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सामी भाषाओं में शामिल नहीं है, इब्रानी, हबशी, अरबी, फारसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी। फारसी सामी भाषाओं में शामिल नहीं है। भारोपीय भाषा परिवार में विश्व की में बोली जाने वाली भाषाओं में सर्वप्रथम भाग भाषा परिवार है। इसके बोलने वालों की संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है। इस भाषा परिवार की प्रमुख भाषाएं हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बंगाली, फारसी, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, पुर्तगाली, इतालवी आदि। अगला है 70 नंबर, निम्नलिखित में से किस विचारक से गांधीवाद दर्शन सहमत नहीं है, सत्य और अहिंसा, मनुष्य की सार्थकता जानने में नहीं करने में है, सादा जीवन और श्रम पर जोर, साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता। राइट आंसर हो जाएगा डी, साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता, ए वाला सहमत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 है, क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रसंग में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है, ललितपुर, अमोढ़ा, लोहितपुर, जमोड़ा। राइट आंसर हो जाएगा अमोढ़ा। क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अमोढ़ा गांव का उल्लेख है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी का आत्मकथा है। इसकी रचना 1969 ईस्वी में हुई, 4 खंडों में हुई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका क्रम भी लगाने के लिए आता है। क्या भूलूं क्या याद करूं का पहले नंबर पर है क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा पर बच्चन जी को भारतीय साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। क्या भूलूं क्या याद करूं को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। गर्मी भाई बहुत ज़्यादा है, देख रहे हैं फ़ैन भी नहीं चलाई हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, इतना मेहनत लग रहा है रिकॉर्ड करने में, पसीने से एकदम भीग गई ताकि आवाज़ क्लियर आए, नहीं तो उसमें खरखराता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा कारण। अभिकथन क्या है? जाक दरिद्र का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है। कारण है क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 73 है, जहाँ ना धर्म ना बुद्धि नहीं नीति ना सुजान समाज ऐसे ही आपहु नसे जैसे चौपट राज, अंधेर नगरी के किस चरित्र के इस काव्यांश संवाद को कहलवाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको कह रहे थे महंत जी, जो कि गुरु थे, इसलिए दोनों होगा गुरु महंत। और ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितना जरूरी होता है, इस क्वेश्चन से देख लीजिए। एक क्वेश्चन अब की बार इसमें 2024 जून वाले में एक क्वेश्चन आया है ना? जो लोग दिए होंगे उनको पता होगा, ये आया था। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। जहाँ ना धर्म ना बुद्धि नहीं नीत ना सुजान समाज ऐसे ही आपहु नसे जैसे चौपट राज। उपयुक्त काव्यात्मक संवाद महंत एवं गुरु दोनों का है, जो अंधेर नगरी नाटक से उद्धृत है। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा 1881 में रचित एक प्रहसन है। इसमें राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर नगरी का तीखा व्यंग किया गया है। अंधेर नगरी नाटक में महंत गोवर्धन दास राजा मंत्री प्रमुख केंद्रीय पात्र हैं। अंधेर नगरी नाटक में कुल 6 अंक हैं, जिसमें दृश्यों के नाम से संबोधित किया गया है। अगला है, निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया गया है? खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। आहुति सुभागी दुनिया का सबसे अनमोल रतन। मंत्र किसे लिया गया है? दुनिया का सबसे अनमोल रतन। अगला है, अंधा युग के संबंध में कौन से विचार सही है? यह महाभारत के 18वें दिन की कथा पर आधारित है। आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप में मौजूद हैं। अंधा युग आधुनिक त्रासदी को व्यक्त नहीं करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है? कथानक, अभिनय, चरित्र, गीत। अभिज्ञान कथानक से। अभिज्ञान का संबंध कथानक से है। अभिज्ञान शब्द अरस्तु की मान्यता में आया हुआ है। यह शब्द यूनानी भाषा के अनग्नोसिस का हिंदी अनुवाद है। अभिज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान की परिणति। अभिज्ञान दुखांतक के अंतर्गत कथानक के पात्रों के नाम में प्रेम अथवा घृणा का भाव जागृत करता है। अगला है, कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में क्या कहा है? नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है। इसमें विभिन्न स्तरों पर आज के यथार्थ को पकड़ने की चेष्टा है। उसका केंद्रीय पात्र जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति है। व्यक्ति के मन में राग विराग की अभिव्यक्ति होती है। कौन सा सही है उत्तर चयन कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा। नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है और तीसरा है उसका केंद्रीय पात्र जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति। अगला है, जन्म वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही क्रम। रामदरस मिश्र, विवेकी राय, बाल मुकुंद गुप्त, अध्यापक पूर्ण सिंह। तो पहले कौन है? बाल मुकुंद गुप्त, फिर अध्यापक पूर्ण सिंह, रामदरस मिश्र, विवेकी राय।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनका हम समय भी देख लेते हैं। बाल मुकुंद गुप्त 1865, जन्म 1907 में मृत। अध्यापक पूर्ण सिंह 1881 1939, रामदरस मिश्र 1924 ईस्वी, विवेकी राय 1924 2016। निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग के जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया है? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य। काव्यधारा, किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया है? तो सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य के बारे में हम देख लेते हैं विस्तार से। सिद्ध साहित्य में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया है। सिद्ध साहित्य में सिद्धों में पंचमाकार, मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। साधना पद्धति में शिव शक्ति के युगल रूप की उपासना की जाती है। सिद्धों का चरम उत्कर्ष काल 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य है। सिद्धों के विषय में सबसे पहली जानकारी ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर से मिलती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिद्धों की सबसे पहली जानकारी कहाँ से मिलती है? सिद्धों के विषय में ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर से मिलती है। सिद्ध साहित्य की विशेषता है जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास, गुरु महिमा का प्रतिपादन, बाह्य आडंबरों पाखंडों की कटु आलोचना, रहस्यात्मक अनुभूति, जनभाषा का प्रयोग। निम्नलिखित में से पुस्तक और लेखक का सही मेल। केशव की काव्य कला, गुप्त की कला, देख लेते हैं, इधर है, इसका है केशव की काव्य कला कृष्ण शंकर शुक्ल, गुप्त की कला सत्येंद्र, पद्माकर की काव्य साधना आखौरी गंगा प्रसाद सिंह, प्रसाद की काव्य साधना रामनाथ लाल सुमन। अगला है जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन्ना अपना की अंतर्वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन है पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा, देश विभाजन के बाद पंजाबी शरणार्थियों की समस्या, वायलिन की बंदूक संगति और युद्ध का द्वंद्व, युद्ध और प्रेम। राइट आंसर ऑप्शन ए है, पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा है धरती धन्ना अपना। अगला है सुमेलित करने वाला, लहना सिंह परिवक्ष लतिका सामनाथ। लहना सिंह, उसने कहा था, पीर बख्श पर्दा, लतिका परिंदे, शामनाथ चीफ की दावत। अगला क्वेश्चन है बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? यह स्वतंत्र युग हिंदी व्यंग्य नाटक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इनका कथ्य बिखरा हुआ नहीं है। इसके गीत साधारण कोटि के हैं। इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला और चौथा। यह स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चौथा, इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 84 है अंधा युग युयुत्सु की चिंता क्या है? अन्याय का प्रतिकार, पांडव पक्ष में चले जाने को लेकर पश्चाताप, मानव भविष्य की रक्षा, शाप मुक्ति। राइट आंसर हो जाएगा मानव मनुष्य की रक्षा। अंधा युग युयुत्सु की चिंता क्या है? मानव भविष्य की रक्षा। अगला है घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? भाषा की लाक्षणिकता, भाषा की व्यंजकता, उक्ति वैचित्र्य, संध्या भाषा। राइट आंसर हो जाएगा संध्या भाषा, जो कि सिद्धों की है। कथन और कारण है
अभिकथन है, कविता मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है। मनुष्य के हृदय की प्रकृति अथवा कविता से संभव है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और दोनों सही, आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। 87 नंबर है, अरे यायावर रहेगा याद में सम्मिलित है। माजुली, धरती धन्ना अपना, 20वीं सदी बाणभट्ट का 20वीं सदी का बाणभट्ट, बहता पानी निर्मला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला और चौथा। अरे यावर रहेगा याद में सम्मिलित है माजुली और कौन, बहता पानी निर्मला। अगला है क्रम से लगाने के लिए, काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम है। उदिता, चांद का मुंह टेढ़ा, चिंता, संसद से सड़क तक। तो पहले हो जाएगा चिंता, उसके बाद चांद का मुख टेढ़ा, फिर संसद से सड़क तक, उसके बाद उदिता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका व्याख्या देख लेते हैं। समय दिया चिंता 1924, आगे का है चांद का मुंह टेढ़ा 1964, गजानन माधव मुक्तिबोध, संसद से सड़क तक 1972, सुदामा पांडे धूमिल, उदिता 1980, शमशेर बहादुर सिंह। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है? जुम्मन शेख, महमूद, भजन सिंह, मोहन सिंह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जुम्मन शेख और भजन सिंह। महमूद और मोहसिन ईदगाह कहानी के पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, नागमती वियोग खंड से संबंधित तथ्य। यह 12 मासा शैली में लिखा गया है। 12 मासा की शुरुआत जायसी ने की है। जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया है। नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। राइट आंसर हो जाएगा सी, पहला और चौथा सही है। यह 12 मासा शैली में लिखा गया है। नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। इसका व्याख्या देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मालिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत महाकाव्य में नागमती के विरह विदग्ध हृदय की संवेदनशीलता का उत्कर्ष देखने को मिलता है। नागमती विरह वर्णन में जैसे व्यथा स्वयं ही मुखरित होने लगती है। नागमती वियोग खंड में 12 मासा वर्णन के साथ नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी जान पड़ती है। इधर व्याख्या है, व्याख्या सभी लोग को आ जाता है करने, पूरा का पूरा 10 का 10 नंबर का व्याख्या आता है। तो हमने 90 क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। और प्लीज़, इतना मेहनत, गर्मी से एकदम भीग गई हूँ, पूरा पंखा बंद करके चला रही हूँ, इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।